मैक्सिमम स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है, भैया केमिस्ट्री को हम कितना भी याद कर ले, कितना भी तैयार कर ले, वो हमको तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं खुद से एनालाइज किए हुए 11 ऐसे टॉपिक लाया हूं जो बोर्ड पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे ना तो आपके 5 से 10 नंबर 100% मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके जो है पक्के हो जाएंगे। तो टॉपिक ये जो लिखे हुए हैं ना आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक टॉपिक समझाएंगे, आपको 3 टॉपिक समझ में आ जाएंगे। कैसे करना है वो हम आपको सिखा देंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। हाय एवरीवन, दिस इज योर विशाल भैया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। भैया यही पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है। तो आपको क्या बताना है भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है। धातुओं को उनकी घटते क्रम में रखने पर जो प्राप्त श्रेणी होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कनक कनक मांगे, कनक मांगे एलजी, फिर टिन लेड, फिर टिन लेड, हाँ कापर पारा, कापर पारा, सिल्वर, सिल्वर सोना, सोना। ये भैया जो है ना ये धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब भैया क्या है, अरे इसका मतलब सिंपल सा है कि जो सबसे ऊपर वाला है ना ये सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। मतलब अगर रिएक्शन कराओगे तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, सक्रिय है सबसे ज्यादा। सबसे कम सक्रिय है सोना। आपको पता भी होगा जब हम लोग सोने का कोई आभूषण पहनते हैं तो उसमें बहुत दिन में जो है वो खराब होता है, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। सबसे कम सक्रिय है ये, सबसे कम सक्रिय है। यानी कि धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम है। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। याद हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। जितने भी हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व हैं जब इनसे रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। जितने ये ऊपर वाले हैं, ये जितने ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन के, भैया जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। हाइड्रोजन के नीचे वाले अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये तो हमको आ गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है। लेकिन बात आती है कि हमको लिखा लिखाया कहाँ पे मिलेगा। तो आपको लिखा लिखाया स्क्रीन पे मिल जाएगा चलता हुआ। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बना देंगे। देखो ध्यान दो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेडिंग लगा लेते हैं पहले। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देखो क्या लिखा है, प्रति। प्रति का मतलब भैया एक, स्थापन, स्थापन का मतलब स्थान बदलेगा, एक का भैया स्थान बदलेगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं उसके बाद ये समझेंगे कि लिखेंगे कैसे। ठीक है, एक का स्थान बदलेगा। यहां पर देखो ध्यान दो, हम इसमें रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने यहां पर जिंक ले लिया, Zn ले लिया, और यहां से हम भैया CuSO4 ले लेते हैं, CuSO4 रिएक्शन कराते हैं। भैया ध्यान दो, ये ज्यादा सक्रिय है क्योंकि ऊपर है, ये कम सक्रिय है। ठीक है, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को हटा देगा इनके साथ से, यानी कि ये भैया इनको हटा देगा और इनकी जगह पे ये बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भैया ज्यादा सक्रिय है, ये ज्यादा ताकतवर है। यानी कि क्या बन जाएगा भैया, अगर इनको हटा देगा यानी इधर से Cu हट जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu भैया अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भैया कम सक्रिय था। और एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने भैया सोडियम ले लिया और यहाँ पर भैया इससे लेते हैं HCl। तो यहाँ पर भैया देखो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा।
NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस भैया मुक्त क्यों हुई? क्योंकि हमने बताया था जब ऊपर वाले रिएक्शन करेंगे, देखो यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसने किया और इसने किया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। लेकिन जब तुमने यहाँ पर लिया था और एक हाइड्रोजन के नीचे वाला लिया था, तब देखो हाइड्रोजन गैस नहीं निकली। यही कहानी हम आपको बता रहे थे। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे Fe लेते हैं, Fe, और यहाँ से हम लेते हैं Fe के बाद Cu से ही लेते हैं, CuSO4। तो यहाँ पर देखो Fe ज़्यादा ताकतवर है Cu की अपेक्षा, यानी ये कम ताकतवर है, यानी इसको हटा देगा, इसको भैया हटा देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर बन जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भैया इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसको ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर भैया जिंक को भी ले लिया, Fe को, Fe के साथ इसकी भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे कैसे भैया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक पर उपस्थित तत्व जो होते हैं अन्य तत्व द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये तो हमको समझ में आ गया, अब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे करेंगे? आपने कहा था कि तीनों टॉपिक एक टॉपिक से याद करा देंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो हमने पहली रिएक्शन जो लिखी है वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया की ही रिएक्शन है, सिर्फ जरूरत है ध्यान से देखने की। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ZnCuSO4, और यहाँ पर क्या बनना था, ZnSO4 बना था और यहाँ पर Cu अलग हुआ था। यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण इनके साथ हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भैया कैसे हुआ है, Zn देखो अकेले था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण हुआ है। यानी ऑक्सीजन अगर ग्रहण हुआ है, अगर ऑक्सीजन ग्रहण होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब किसका, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का देखो एडिशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर भैया देखो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ है तो अपचयन में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन का त्याग होगा। यहाँ पर भैया देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन भैया जब रिएक्शन हुई है ना तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हो गया। यानी कि भैया यहाँ पर ये तुम्हारी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको 3 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सीखते हैं चौथा टॉपिक। स्टूडेंट हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अब हम सीखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगा लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से ही आपको याद हो जाएगा। द्विविस्थापन यानी कि दो लोगों का विस्थापन। यहाँ पे एक बात और याद रखना, प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था, है ना, ठीक है। द्विविस्थापन में दो लोगों का विस्थापन होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CuSO4 ले लेते हैं और H2S ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस में जुड़ता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस का संयोजन होता है, यानी ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो लोगों का विस्थापन हो रहा है, देखो दो यौगिक हैं, अपने तत्वों का आदान प्रदान कर रहे हैं, Cu ले रहा है इसको और ये H2 ले रहा है इसको, यानी कि दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, H2SO4 बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पर CuS बन जाएगा, CuS, ठीक है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और बढ़िया समझ में आएगा।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। यहाँ पर भैया देखो ध्यान से, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ठीक। प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी कि ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। BaSO4 बन गया, ये Ba ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, ये प्लस माइनस वाला मिलके क्या बन गया, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। और उसके बाद यहाँ पर भैया देखो NaCl बन जाएगा, NaCl बन गया। रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई, देखो 2 NaCl 2 Na है, यहाँ पर 2 Na है, 2 Cl है, 2 Cl हो गए, एक Ba है, एक Ba है, और यहाँ पर SO4 एक है, SO4 एक है, पूरा बैलेंस हो गया। O4 है, O4 है, ठीक है, चाहे एक एक देख लो, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यहाँ पर भैया ये जो बना है ना, ये भैया गाढ़ा अवक्षेप बनता है, गाढ़ा अवक्षेप, इसीलिए भैया इस अभिक्रिया को अवक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना। हमने क्या बताया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि दो लोगों का विस्थापन होता है। इसके बाद भैया हमारी आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही क्लियर है, संयोजन यानी कि इसमें जुड़ेंगे। इसे भैया संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संकलन के बाद इसे भैया हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, योगात्मक अभिक्रिया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने नाम से इसको पूछ सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया भैया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भैया हम कार्बन लें, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमको CO2 गैस मिलती है। यहाँ पर देखो दो लोगों का क्या हुआ, संयोजन हुआ, एक उत्पाद बन गया। इसी प्रकार से Na लेते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, 2 Na 2 Cl 2 Cl बन गया। उसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लें CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालें, ठीक है, और गर्म करें तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ये भी हमारा बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भैया दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। अब भैया हम समझ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये भी भैया नाम से क्लियर है, वियोजन यानी कि अलग अलग हो जाना, वियोजित हो जाना यानी अलग अलग हो जाना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही दो भागों में टूट जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम AgCl को लें, AgCl को लें, अगर हम भैया इसको प्रकाश में लेकर जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। क्या, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, और भैया जल को अगर हम जो है क्या करें, जल में करंट को फ्लो करें यानी विद्युत को प्रवाह करें, जल में अगर विद्युत को प्रवाह करें तो भैया H2 अलग हो जाता है, यानी H2 गैस अलग हो जाती है और O2 गैस अलग हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ही दो भागों में टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई जो है तुम्हारा यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही दो भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, बढ़िया। उसके बाद वियोजन हम समझ गए। अब हम सीखेंगे स्मिट अभिक्रिया, स्त्रीकरण, साबुनीकरण। तो अब हम हेडिंग लगा लेते हैं अपनी स्मिट अभिक्रिया और समझ लेते हैं इसको, स्मिट अभिक्रिया। भैया इसको याद रखना कि जो स्मिट अभिक्रिया होती है इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण किया जाता है इससे। लेकिन बात आती है कि प्राथमिक एमीन कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH की क्रिया किससे कराओगे, हाइड्राजोइक अम्ल।
यानी कि N3H से कराएंगे, किसकी उपस्थिति रहेगी, H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ये हमारा प्राथमिक एमीन हो गया। नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और CO2 गैस निकल जाएगी, ये भी मुक्त हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं भैया। यहाँ पर हमने लिया CH3 COOH प्लस N3H, उपस्थिति है हमारे पास H2SO4 की। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3NH2 CH3NH2 प्लस नाइट्रोजन अभी इसमें बचा है, नाइट्रोजन निकल गया और CO2 निकल जाएगी। ये आपकी है स्मिट अपक्रिया। ठीक है, स्मिट अपक्रिया में कैसे याद करोगे, तो यह लिखोगे, यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। उसके बाद लिखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये लिखोगे। ठीक, स्मिट अपक्रिया हो गई हमारी। एस्टरीकरण देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके जाना। एस्टरीकरण अभिक्रिया वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसको आप जरूर तैयार करना। यहाँ पर देखो आगे ही लिखा है एस्टर, यानी कि इसमें एस्टर बनेगा। लेकिन बात आती है भैया एस्टर कैसे बनेगा, तो आपको एक बात पता होगी कि अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो आपको पता होगा कि भैया अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। ठीक, अगर आपको इतना आता है तो ये भी आ जाएगा। अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो लवण बनता है, अम्ल और एल्कोहल को मिला दो तो एस्टर बन जाएगा। कौन सा कहानी कठिन है। अम्ल और एल्कोहल को मिला दो, अम्ल और एल्कोहल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और साथ में कौन बन जाएगा, पानी। अब भैया इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। अम्ल में हम लेते हैं CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। एल्कोहल में लेंगे हम भैया C2H5OH, C2H5OH ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। C2H5 प्लस में टूटता है, OH माइनस में। प्लस वाला भैया CH3, यहाँ पर ये इतना, ये CH3COO माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। यहाँ पर हमने गलत कर दिया था थोड़ा, यहाँ पर ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि CH3COO C2H5 ये हमारा भैया एस्टर बन गया। और यहाँ पर H2O बन जाएगा ये। ठीक है, ये H2O बन गया। ये हमारा भैया क्या है, एस्टर है। ये हमारा भैया क्या है, ये हमारा है एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। ये भैया हमारा क्या है, तो ये हमारा भैया एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो हमें आशा है कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में भैया लिखेंगे कैसे, तो आपको लिखना है जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल को मिलाने पर एस्टर का निर्माण होता है। ये आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम सीखते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके पहले हाइड्रोजनीकरण सीख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण नाम से ही क्लियर है भैया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नाम से ही हमको क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन से क्रिया होगी। किसकी होगी भैया, वसा या तेल की। तो वसा का फार्मूला लिख लेते हैं। वसा का फार्मूला ये हमने लिख लिया, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे RR लग गए इधर। किससे होगी भैया, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से होगी, लेकिन भैया उपस्थिति भी रहेगी, हाँ रहेगी। निकिल की चाहे ले लेना, चाहे पैलेडियम की ले लेना। पैलेडियम भैया टेम्परेचर कितना रहेगा, 473 डिग्री केल्विन। 473 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भैया, वनस्पति घी बनेगा। तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भैया R, यहाँ पे R, इधर R कितने थे, आप कहेंगे भैया 4 R थे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, चारों को हमने ऐड कर दिया।
ये जो डबल बॉन्ड की कहानी थी ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें। तो ये भैया हमारा क्या है, ये हमारा भैया वसा या तेल है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जब दोनों ने रिएक्शन किया है किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, टेम्परेचर कितना था 473 डिग्री केल्विन पे। तो यहाँ पर ये हमारा वनस्पति घी का निर्माण हुआ है, वनस्पति घी का निर्माण हुआ है। ये हमारी है हाइड्रोजनी अपक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। अब हमारे पास टॉपिक बचा है साबुनीकरण अपक्रिया। तो हेडिंग लगा लेते हैं साबुनीकरण अपक्रिया, साबुनीकरण अपक्रिया। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अपक्रिया आप भैया जरूर तैयार करके जाना। साबुन याद कर लेना, मिसेल याद कर लेना, मार्जक याद कर लेना, साबुनीकरण अपक्रिया भी याद करके जाना। यहाँ से आपको एक टॉपिक 100% पेपर में मिलेगा, ठीक है। साबुनीकरण अपक्रिया देखते हैं कैसे बनेगी भैया। तो साबुनीकरण अपक्रिया में इधर क्या रहेगा, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर O, यहाँ पर भैया O, यहाँ पर O। जैसे जैसे बना रहे वैसे आप बनाना, CO 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 CO, ठीक है, CO। यहाँ पर भैया C17H35, फिर यहाँ C17H35, फिर यहाँ भैया C17H35। यहाँ पे भैया इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराएंगे तभी साबुन बनेगा। कास्टिक सोडा लो, NaOH लो, ठीक है। अब इसको जो है अभिक्रिया कराओ। तो अभिक्रिया जब कराएंगे तो Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। ये वाला भैया जो है ना आगे वाला, ये वाला भैया किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, OH के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि कैसे बन जाएगा देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। अब जो भी बचा है वो चुपचाप लिखो। यहाँ पर देखो 3 बार C17H35 है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार क्या है, 3 बार है C17H35, ठीक। और उसके बाद COO 3 बार है, तो COO हो गया 3 बार, देखो 3 बार COO हो गया। उसके बाद यहाँ पर Na है, लेकिन 3 बार नहीं तो 3 लगा देते हैं यहाँ पर, तो 3 बार Na हो गया। ये तुम्हारा भैया बन गया साबुन, ये बन गया भैया क्या तुम्हारा साबुन, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्लिसराइड एस्टर, ग्लिसराइड एस्टर, ग्लिसराइड एस्टर। ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये है भैया तुम्हारा कास्टिक सोडा, ये है भैया आपका क्या, कास्टिक सोडा। तो पेपर में भैया बात आती है, पेपर में हम लिखेंगे कैसे, तो पेपर में लिखना ग्लिसराइड एस्टर की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। ये रिएक्शन लिख देना, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, कौन सा, कार्बन की चतुष्फल की संरचना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन की चतुष्फल की संरचना। इसको आप जरूर देख के जाना कैसे बनाया जाता है कार्बन की चतुष्फल की संरचना। भैया जो हम बनाते हैं ना इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से भैया जो कार्बन होता है उस पे हाइड्रोजन जो है 90 डिग्री पर श्यान नहीं होता है, ये गलत है। वैसे हम लोग बना देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर भैया कैसे होता है, एक बात और आप याद रखना, जो कार्बन होता है भैया वो 4 बॉन्ड बना के रखता है, 1 2 3 4, कैसे भी बनाए 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर डबल बॉन्ड करके करे, ठीक। तो कार्बन अपने साथ 4 संयोजकता रखता है। और एक बात और याद रखना, जो कार्बन की जो चारों संयोजकता होती हैं वो 90 डिग्री पर श्यान नहीं होती, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की चतुष्फल की संरचना कैसे बनेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कार्बन बना लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आप जो है एक हाइड्रोजन बना लेना, इस प्रकार से हाइड्रोजन हमने बना लिया। अब भैया इसकी 3 टांगे बनाना, यहाँ पर एक हमने ये हाइड्रोजन बना लिया, ये टांग थोड़ी सी लंबी रखना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बना लिया, ये भैया ये हमने बना लिया। इसके बाद भैया सबके मुख मिला देंगे इस प्रकार से, इनके सबके मुख मिला देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और काम कर देना, इस प्रकार से आप जो है डैश डैश कर देना,
ये आपकी बन गई भैया कार्बन की चतुष्फलकी संरचना। और यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर जो एंगल है वो भैया कितना है, ये एंगल कितना है, तो भैया ये एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट। ये भी आप लिख के आना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमें आशा है कि आपको पूरे 11 टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमने कैसे जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया बनाया वो भी समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन अपक्रिया में ही रेडाक्स अपक्रिया भी छिपी थी, वो भी हमने बताया। द्विविस्थापन अपक्रिया भी बताया, दो लोगों का विस्थापन हुआ। संयोजन में संयोजित हो गए दो लोग, वियोजन में वियोजित हो गए, स्मिट में प्राथमिक एमीन बना, एस्टरीकरण में एस्टर बना, साबुनीकरण में साबुन बनी, कैसे बनी वो भी बताया। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन से क्रिया हुई, किसकी हुई वो भी बताया हमने। कार्बन की चतुष्फलकी संरचना, यानी सारे टॉपिक बता दिए अच्छे से। अगर आपको समझ में आए हों, अगर ना समझ में आए हों तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।